हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव पे सभी दर्शकों का स्वागत है। 24 जुलाई 1991 भारत के लिए एक बहुत ही अहम दिन रहा। अहम इस लिहाज से रहा कि इस दिन ने भारत को पूरी तरीके से बदल दिया। भारत की वो अर्थव्यवस्था जो क्लोज थी, बाहर वालों को बहुत ज्यादा अलाउ नहीं था, 24 जुलाई 1991 के बाद वो भारत की अर्थव्यवस्था खुली और भारत के लोगों को इनवाइट करना शुरू किया गया कि वो भारत के अंदर आए और आके इन्वेस्ट करना शुरू करें। ये दिन इस लिहाज से भी बहुत अहम है कि इस दिन ने भारत के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अवसर दी भारत के अपने लोगों के लिए। लेकिन इस दिन के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि एक ग्रुप खड़ा हुआ और उस ग्रुप ने इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी किया, इस पॉलिसी को अच्छा नहीं माना। आज 30 साल बाद हम एक बार फिर से पीछे जाके इस पूरी 30 साल की जर्नी को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस 30 सालों में क्या चीज हुई और क्या चीज अच्छी भी हुई और क्या चीज गलत भी हुई लार्जर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए। ये एक बहुत अहम विषय है और 24 जुलाई 2021 यानी कल का दिन जब देखा गया तो बहुत सारे न्यूज पेपरों में इससे रिलेटेड आर्टिकल आते रहे, बहुत सारे चैनलों पे इससे डिस्कशन होता रहा कि ये 3 डिकेड की जो भारत की लिबरलाइजेशन पॉलिसी रही है, इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी का क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। कल हमने भी अपने चैनल पे एक छोटा सा डिस्कशन किया था और वहां पे मैंने आपको ये बात बताया था कि आने वाले वक्त में हम लिबरलाइजेशन वीक के तौर पे इसको देखने वाले हैं और बहुत सारे सेगमेंट जो कि इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है और उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है लिबरलाइजेशन पॉलिसी का, उस पे एक डिस्कशन करने वाले हैं। और आज पहला डिस्कशन हम अपने खास मेहमान और इंडिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार सर के साथ करने वाले हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं और इस वक्त मेलकॉम एडिस एशिया चेयर प्रोफेसर हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि बहुत सारा डिस्कशन होता रहा और मनमोहन सिंह की एक स्पीच भी कल कई सारे पेपर ने कोट किया कि जब ये पॉलिसी वो इस मार्केट ओपन करने की बात कर रहे थे और बजट में जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो वहां पे उन्होंने एक स्पीच दी थी और बहुत सारे आर्टिकल आते रहे जिसपे बहुत सारा डिस्कशन था कि ये 30 सालों में क्या बदलाव हुआ, क्या चेंजेस आया। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूंगा कि 30 साल की जर्नी को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हमें आज़ादी मिली थी सन 47 में, तो ये माना गया था कि जो आम आदमी है उसमें शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य कमज़ोर है, बेरोज़गारी है, गरीबी है। तो ये सब ख़त्म करने के लिए हमने ये डिसाइड किया कि कलेक्टिवली ये करना है। स्टेट को एक बड़ा रोल दिया गया कि स्टेट जो है ये सारी चीज़ों से करेगा। तो यानी कि इंडिविजुअल की समस्या इंडिविजुअल नहीं है, वो कलेक्टिव है। अब 1991 में जो उदारीकरण आया, तो उसमें हुआ ये कि अब उल्टा कर दिया कि अब स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इंडिविजुअल को, व्यक्ति को खुद अपने आप अपनी समस्या का हल निकालना पड़ेगा मार्केट जाके। तो इसको मैं कहता हूँ कि सन 91 में बाजारीकरण का दौर शुरू हुआ। तो यानी कि जो वैश्वीकरण है वो तो बहुत पुराना है, पर ये वैश्वीकरण का जो दौर शुरू हुआ सन 91 में, उसको मैं कहता हूँ बाजारीकरण। यानी कि सारा बाजार तो पहले भी था, ऐसा नहीं बाजार पहले नहीं था, पर बाजार के जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इंस्टीट्यूशंस में घुसने लगे। तो यानी कि जहाँ पे बाजार नहीं भी था वहाँ पे बाजार अब आ गया। जैसे कि पानी है, आपका जंगल है, आपका हवा है ना, ये सब में बाजारीकरण आया। फिर परिवार कैसे चलेगा, आप क्या कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमरिज्म, ये सारी चीज़ें बहुत तेजी से हमारे अर्थव्यवस्था में और हमारे समाज में और परिवार में ये सब आ गए। तो इसका असर ये हुआ कि जो नीतियां पहले थी उसमें पब्लिक सेक्टर को एक बड़ा रोल था, लीडिंग सेक्टर कहा जाता था, और प्राइवेट सेक्टर फॉलोइंग होता था। लेकिन अब पब्लिक सेक्टर बैक मतलब पे आ गया और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका लीडिंग रोल हो गया। तो जो भी सारी नीतियां आई हैं उसमें प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात है। तो जैसे कि जब सन 91 में, ऐसा नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद थी सन 91 में, हमारी अर्थव्यवस्था में अगर हम देखें तो खुला या बंद होने का क्या पैमाना होता है कि हमारा एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है और इंपोर्ट टू जीडीपी रेशियो क्या है। तो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट टू जीडीपी रेशियो 7-8-9% ऐसे ही था। और अगर आप देखें तो चीन का भी 9% था, जापान का 6% था, अमेरिका का भी 7% था। तो जो भी बड़ी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उस समय 6-7-8-9% ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जीडीपी का होता था। तो हमारी अर्थव्यवस्था उतनी खुली थी या उतनी बंद थी जितनी कि अमेरिका की, जापान की और चीन की।
लेकिन हाँ, जर्मनी की ज्यादा खुली थी, वहां पे वो रेशियो 24-25% था। बाकी छोटे जो राष्ट्र हैं जैसे श्रीलंका, वहां पे है। तो हमारी अर्थव्यवस्था ना तो बंद थी और ना ही खुली थी। लेकिन सारी दुनिया में 1991 के बाद सब जगह आपका देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रेशियो टू जीडीपी बहुत बढ़ा है। तो उसको हम कहेंगे ओपनिंग अप हुआ, कि मतलब आपने कस्टम्स ड्यूटी कम कर दिए। कस्टम्स ड्यूटी ज्यादा होते थे उस समय, जिससे कि बाहर से माल ना आए, देश में ही प्रोडक्शन हो, तो कस्टम ड्यूटी कम हो गए। फिर ये कहा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस कम करने चाहिए, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरह से जब प्रो बिजनेस जब पॉलिसी सारी आई, फिर जैसे कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनकी सैलरी पे रोकथाम थी कि 3,12,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं दे सकते थे मैनेजिंग डायरेक्टर को। तो उनकी तनख्वाह खुल गई तो करोड़ों में जाने लगी। जबकि उस समय अगर आप देखें तो हमारी जो न्यूनतम वेज थी वो उस समय 35 रुपए थी दिल्ली में। तो 10 साल में वो बढ़ के 105 रुपए हुई, जबकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर की उसके 100 गुना बढ़ के करोड़ों में चली गई है। तो इस तरह से जो असमानता है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। तो अभी आप देखें तो पिछले अगर 10-15 साल में तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और बिलियनर्स की संख्या बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है। यहाँ तक कि पैंडेमिक में जहाँ पे ये गरीब के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है, तो भी हमारे बिलियनर्स की संख्या और बढ़ती चली जा रही है। स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो कुल मिला के अगर ये सवाल पूछा जाए कि ये जो नई आर्थिक नीति आई, इसका असर क्या हुआ, तो मैं कहूँगा कि जो अमीर तबका है, जो अपर मिडिल क्लास है, उसके लिए तो फायदा हुआ कि उसको जो चीज़ें उपलब्ध हो गई जो पहले उपलब्ध नहीं थी। जहाँ पे शॉर्टेज थी वहाँ पे शॉर्टेज खत्म हो गई, बड़े बड़े कलर टेलीविजन आ गए, कंज्यूमरिज्म का दौर शुरू हो गया। वो मतलब उसको कंज्यूमर को चॉइस बहुत हो गई। लेकिन जो गरीब तबका है, जो हमारे जो 90% लोग हैं जो गरीब हैं या गरीबी की रेखा के ऊपर हैं, जिनको हम कह सकते हैं, पर लेकिन मिडिल क्लास में नहीं है, तो उनको इतना फायदा नहीं हुआ। उनको जो फायदा होना चाहिए था वो नहीं हुआ। तो हमारी जो टॉप डाउन पॉलिसीज थी वो 1991 के बाद और ज्यादा टॉप डाउन हो गई। मतलब कि ऊपर ऊपर जो डेवलपमेंट हुआ और नीचे की तरफ बहुत कम डेवलपमेंट हुआ। और यहाँ तक मैं कहूँगा कि क्योंकि कंज्यूमरिज्म में हमने सबको फंसा दिया, जो गरीब तबका था वो भी कंज्यूमरिज्म में आ गया, उसको भी एक मोबाइल फोन चाहिए, उसको भी मतलब टेलीविजन सेट चाहिए वगैरह वगैरह। तो खाने पीने का जो खर्चा था वो उसने मतलब खाने पीने पे कम किया। तो जो हमारा कंजम्पशन था फूड का, फूड ग्रेन का कंजम्पशन 510 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था सन 90 में, वो 20% गिर गया। तो अब जो गिरा वो कहाँ गिरा, वो कोई अमीर आदमी या मिडिल क्लास का तो नहीं गिरा कंजम्पशन, तो कंजम्पशन गिरा गरीब आदमी का, क्योंकि उसका पैसा डाइवर्ट हो गया। मतलब जो जरूरत की चीजें थी उससे उसने कंज्यूमरिज्म की तरफ डाइवर्ट कर दी। तो जैसे कि अगर कोई रिक्शे वाला है या कोई जो और है जो मतलब पलायन करके शहर में आ गया है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, तो ऐसा नहीं कि वो अमीर हो गया, वो है गरीब। लेकिन अब क्योंकि कंजम्पशन बास्केट बदल गई है, तो अब उसने मतलब अपना कंजम्पशन खाने पीने से कम करके उसने इस सब चीजों में ज्यादा लगा दिया। तो मेरा मानना है कि गरीबी अभी भी है और गरीबी ऐसे बदली नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये जो संख्या है वो अभी भी मेरा मानना है कि 70-80% लोग गरीब ही हैं अभी देश में। तो जो गरीब है उसकी हालत खराब हो गई। ये नहीं कहूंगा कि उसकी आमदनी कम हो गई, पर उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के चलते उसका स्वास्थ्य पे खर्चा, शिक्षा पे खर्चा, इन सब चीज़ों पे उसका खर्चा बढ़ गया। और जो फिर मोबाइल लिया कुछ उसने और जो कहीं ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया, तो ये सब खर्चे बढ़ जाने से उसका जो खाने पीने पे खर्चा था वो कम हो गया। तो वही एक गरीबी का मापदंड कहलाया जा सकता है कि अगर आप ये कहें कि वो अच्छा ज़्यादा खाता पीता है या उसको बचत ज़्यादा करता है, तो वहाँ पे वो नहीं है। और पैंडेमिक ने हमें दिखाई दिया कि जो 90% लोग थे उन्होंने कहा कि हमारे पास एक हफ्ते का खाने पीने का सामान खरीदने का पैसा नहीं है। यानी कि वो इतने गरीब हैं कि वो ज्यादा खर्च नहीं करते, वो रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं, बचत नहीं होती है उनके पास। और जब बचत नहीं होगी तो कोई भी क्राइसिस आएगा तो उस क्राइसिस से वो डील नहीं कर पाएंगे, उस क्राइसिस से वो जूझ नहीं पाएंगे। और यही गरीबी का एक वो पैमाना है। सर, यहाँ पे आपने पब्लिक सेक्टर का एक छोटा सा डिस्कशन किया और आपने ये भी बताया कि मतलब 91 से पहले जो जिम्मेदारी रहा करती थी वो सरकार लिया रहती थी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल और तमाम चीजों में। लेकिन हमें ये भी पता है कि 1950 से 1990 तक का जो दौर रहा, उसमें हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लेकिन 90 के बाद हम ये बिल्कुल देखते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर हमारा रहा वो पूरा कोलैप्स कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में जब पब्लिक सेक्टर हमारा कोलैप्स कर गया,
तो ये भी तो कहा जा सकता है कि सरकार के पास ऑप्शंस नहीं बचे थे और दुनिया 90 के दशक में बहुत तेजी से बदलाव आना शुरू हो गया था, बहुत तेजी से होना शुरू हो गया था। तो सरकार के पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था अदर देन ओपनिंग ऑफ द मार्केट या फिर ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। नहीं, ऐसा है कि देखिए पब्लिक सेक्टर का कोलैप्स 90s में नहीं हुआ और 80s में तो मतलब फिर भी नवरत्न वगैरह थे जो कंपनियां अच्छा भी करती हैं। और अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर को जानबूझ के कोलैप्स कराया गया है। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां थी, तो जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वहां पे जब मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं अपॉइंट हो रहे थे, वहां पे चेयरमैन नहीं अपॉइंट हो रहे थे, तो अगर प्राइवेट सेक्टर में कोई कंपनी आप चलाएं और उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर और जो चेयरमैन ना हो तो वो भी जो सिक हो जाएंगे। फिर पब्लिक सेक्टर के ऊपर ऑब्लिगेशन बहुत सारे थे, जैसे कि मैंने देखा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को कहा गया कि लीबिया में आप पावर प्लांट लगाइए, अब लीबिया ने पेमेंट ही नहीं किया। उसी तरह एनपीसीसी था, उसको इराक में रेलवे लाइन लगाने को कहा गया, अब वहां पे पेमेंट ही नहीं आया। तो अगर आप देखें तो इतना बड़ा बड़ा सोशल ऑब्लिगेशन और जो कंट्री के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्लिगेशन है वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर थे, जिसकी वजह से उसका मेन क्राइटेरिया प्रॉफिट कमाना नहीं था, उसका मेन क्राइटेरिया था सोशल सेक्टर ऑब्लिगेशन, जैसे कि लेबर को सही ढंग के तनख्वाह देना, जैसे कि जो टाउनशिप डेवलप करना, जैसे हरिद्वार में बीएचईएल सेटअप हुआ तो वहाँ टाउनशिप डेवलप हुई, रेलवेज का जो डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो इस तरह से जो बड़े बड़े जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उन्होंने बैकवर्ड एरिया डेवलपमेंट का ये काम किया, तो उनको प्रॉफिट के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अब होता क्या था कि 90s में ये कहा गया कि ये पब्लिक सेक्टर तो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, लॉस मेकिंग है, तो उसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो ये जो नई आर्थिक नीतियां हैं उसमें ये प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का एक रोल है कि वो पब्लिक सेक्टर ना हो गया प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए। और इसलिए देखा गया जैसे कि टेलीफोन कंपनियां थी, तो जैसे ही प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आई तो हमारे पब्लिक सेक्टर टेलीफोन कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल ये सब डूबने लगे, क्योंकि ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां आई इन्होंने जानबूझ के जो लाइन थी दिल्ली में, मैंने देखा एमटीएन की लाइन जबरदस्त काट दी जाती थी, वो कहते थे डिगिंग कर रहे हैं और वो काट दिया, तो 5000 लाइंस डेड हो गई। तो धीरे धीरे जब देखा कि जब ये डेड हो रहा है तो लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर गए। फिर जो पब्लिक सेक्टर के जो अच्छे अच्छे मैनेजर थे उनको प्राइवेट सेक्टर ने जो रिक्रूट करके बहुत भारी भारी तनख्वाह देके उनको निकाल लिया वहां से। तो ये जो सारा एक सुनियोजित प्लान था कि पब्लिक सेक्टर डूबता चला जाए और वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चला जाए, तो प्राइवेट मोनोपोलीज क्रिएट होती चली जाए। तो अब आप देखिए वो जो मूव है, अब आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कितनी जबरदस्त मोनोपोलीज क्रिएट हो गई हैं। मतलब जैसे एयरपोर्ट का कंट्रोल एक बिजनेस हाउस के हाथ में चला गया है, टेलीकॉम का एक दूसरे बिजनेस हाउस के हाथ में चला जा रहा है, पोर्ट्स का है वो और कोई ये लेता जा रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा, पर ये सबको पता है कि कौन कौन बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं जिनके हाथ में जाता जा रहा है। तो जो ये एक प्रो बिजनेस पॉलिसी है, इसके चलते हुए असमानता बेतहाशा बढ़ी। तो जो मिडिल क्लास है, जो अपर क्लासेस है, उनके लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि बड़ी बड़ी कारें मिल गई, बड़े बड़े टेलीविजन सेट आ गए, लेकिन गरीब आदमी के हाथ में क्या आया? तो अगर हम देश के मतलब एक मतलब व्यापक दृष्टिकोण लें तो यानी कि जो हमारे 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं आया। वो ये बात जरूर है कि वो कंज्यूमरिज्म में आ गए, उनके पास मोबाइल फोन आ गया वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी जो माली हालत है वो बिगड़ गई। जिस तरह से वो स्लम एरियाज में रहते हैं, जिस तरह से बीमारी का उनके ऊपर कहर टूटता रहता है, और एक बीमारी हो जाती है परिवार के ऊपर तो वो जो ऋण में आ जाता है, उसकी जब वो गरीबी की रेखा के नीचे चला जाता है, उसके पास कोई बचत होती नहीं है, उसके पास जिस तरह का घर है रहने का, जिस तरह का खाना पीना है। अगर आप वो देखें तो दिल्ली का सोशो इकोनॉमिक सर्वे 2018 का आया था, तो उसमें ये दिखाया कि 90% जो परिवार हैं वो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं, और जो 98% परिवार हैं वो 50,000 रुपए से कम खर्च करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में 25,000 रुपए में अगर एक 5 लोगों का परिवार को अगर रहना है तो कितनी कठिन स्थिति होगी, कैसे बच्चे की फीस जाएगी, कैसे उसका स्वास्थ्य का देखा जाएगा, कैसे वो मतलब खाना पीना होगा, ट्रांसपोर्ट का होगा, ये सारी समस्याएं होंगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जब 2018 में दिल्ली में ये स्थिति थी, जबकि दिल्ली की पर कैपिटा इनकम तो जो बाकी जो देश की पर कैपिटा इनकम से कई गुना ज्यादा है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी देश में क्या स्थिति होगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो किसान परेशान हैं, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले सालों से, वो कह रहे हैं कि हमारी जो रेम्युनरेटिव इनकम नहीं हो रही है, हमारे पास जो हमें आमदनी होनी चाहिए थी नहीं हो रही है। तो वर्कर्स हैं, फार्मर्स हैं, ये सब परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।
और ये परेशानी बढ़ती चली गई है सन 90 के बाद। ऐसा नहीं कि पहले सब ठीक था, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले सब ठीक था, लेकिन परेशानी का दौर सन 90 के बाद और ज्यादा बढ़ गया। सर, अगर हम इंडिया की जो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी है या फिर जो इंडिया ने एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट की है, अगर इसको चाइना से कंपेयर करें, और 13 साल पहले चाइना 1978 में अपनी मार्केट को ओपन करता है, और फिर एक रिपोर्ट आती है कि चाइना ने पिछले 30, 35, 40 सालों में तकरीबन 800 मिलियन लोगों को गरीबी रेखा से निकाल के मिडिल क्लास में लाके खड़ा कर दिया, 80 करोड़ की आबादी को। भारत में ये आबादी, इतनी बड़ी आबादी नहीं मिलती है। तो क्या चाइना के अडॉप्शन ऑफ एलपीजी और इंडिया के अडॉप्शन ऑफ एलपीजी में कुछ फर्क दिखता है, या फिर चाइना ने मार्केट को ओपन करने के बाद भी अपने यहाँ के पब्लिक सेक्टर को बचा के रखा, जो कि भारत में नहीं हो पाया? देखिए, जो चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला, तो माओ से तुंग के जाने के बाद दंग सियाओपिंग आए और उन्होंने फिर कहा कि हाउ डज द कलर ऑफ अ कैट मैटर, अ कैट हैज टू कैच माइस, मतलब कि बिल्ली को तो सिर्फ चूहे पकड़ने, हमें तो चाहे ग्रोथ जैसे मर्जी हो। तो उन्होंने पूरी कैपिटलिस्ट नीति अपनाई, और उस समय अमेरिका चाहता था कि सोवियत यूनियन का कोलैप्स हो, तो चीन और अमेरिका में साठगांठ हुई। तो जो टेक्नोलॉजी वगैरह उपलब्ध हुई चीन को, वो उसका बहुत मदद मिली। तो अमेरिका से चीन को काफ़ी मदद मिली उस समय, और चीन ने उस समय अपने अर्थव्यवस्था खोलना शुरू किया, जबकि भारत ने नहीं खोलना शुरू किया था। तो उन्होंने जो खोला अपनी अर्थव्यवस्था को, वो इनडिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे कोस्टल रीजन में आइए और वहाँ से एक्सपोर्ट करिए। और चीन को एक और फायदा था कि जो नॉन रेजिडेंट चाइनीज थे, उनमें एक नेशनलिज्म की फीलिंग थी। तो नॉन रेजिडेंट चाइनीज ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया चाइना में चाहे वो हांगकांग से हो, मकाओ से हो, सिंगापुर से हो, मलेशिया से हो। तो नॉन रेजिडेंट चाइनीज, तो ये कहा जाता है कि जो 80% जो फॉरेन कैपिटल आया चाइना में शुरू में, वो नॉन रेजिडेंट चाइनीज का आया। हमारे यहाँ नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने कोई ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं किया। तो जो चाइना है, वो बड़ी नेशनलिस्टिक पॉलिसीज फॉलो की उसने, और उसने इनडिस्क्रिमिनेट ओपनिंग अप नहीं किया। हमने तो 1991 में इनडिस्क्रिमिनेट ओपनिंग अप कर दिया। तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो फॉरेन कैपिटल आया, वो कंज्यूमर गुड्स में आया, वो हमारे मार्केट को कैप्चर करने के लिए आया। चाइना में उन्होंने मार्केट कैप्चर करने नहीं दिया, और उन्होंने जो भी जो मतलब फॉरेन कैपिटल आया, तो उसको एक सुनियोजित ढंग से उसको किया, और जो पब्लिक सेक्टर था उसको उन्होंने बचा के रखा। तो अभी भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में एक जो साठगांठ है, तो वहाँ पे बहुत नेशनलिस्टिक पॉलिसीज फॉलो की। हमारे यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा था। हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन हैं, वो जो मैनिपुलेट करते थे पॉलिसीज को, तो बड़े बड़े जो बिजनेस हाउस थे, वो जो पॉलिसी मेकर को जो इलेक्शन के थ्रू बाकी और जरिए से कंट्रोल करते थे और गलत नीतियां अपना लेते थे। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब जो MTNL और BSNL उसको जानबूझ के डुबाया गया, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो आके फायदा उसका उठा सके। तो वहां पे चीन में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मतलब जो मिल के जो किया, तो उसमें जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो थी कि हम दुनिया का मार्केट कैप्चर करेंगे। हमारे यहाँ तो कोई दुनिया का मार्केट कैप्चर करने की कोई बात ही नहीं थी। हमने तो जो उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत डेवलपमेंट किया, तो अब उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली। इंडिया ने तो ना 2G की, ना 3G की, ना 4G की, 5G का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हमने तो सारी की सारी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की। हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होता था पब्लिक सेक्टर में, वो भी खत्म हो गया सन 91 के बाद, क्योंकि पब्लिक सेक्टर को कहा गया कि अब आप प्रॉफिट कमाओ। तो प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप R&D कम कर दें, R&D खत्म कर दें। तो हमने R&D एक तरह से खत्म कर दिया, और हमारा जो मतलब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट था वो कुछ ही क्षेत्रों में रह गया, और यहाँ तक कि डिफेंस के क्षेत्र में भी हम बहुत पिछड़ गए। जो हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हमने बनाने के सोचा 1985 का, वो अभी तक ठीक से बन नहीं पाया है। और जो हमने मेन बैटल टैंक जो 1988 में हमने सोचा था, उसमें भी जो इंजन है वो लेपार्ड का है। हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में जो इंजन है वो G505 है, जो कि अमेरिका से 93 में हमने लिया था। तो मतलब हमारी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इसके पीछे हमारी जो नीतियाँ थी वो सही नहीं थी। हमने जो शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए था, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए था, हमारी जो R&D पे डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए था, जबकि चीन में ये सब पे ध्यान दिया गया। तो इसीलिए उनकी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत तेज हो गया, और उन्होंने अब आजकल अगर आप देखें तो वर्ल्ड बीटिंग टेक्नोलॉजी तक उनके पास आ गई है। और छोटे लेवल की टेक्नोलॉजी तो उनके स्मॉल इंडस्ट्री के पास है ही। पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि लटई है, मांझा है, गणेश की मूर्ति है, पिचकारी है, गुलाल है, यहाँ तक ये सब चीजें भी वहां से आ रही है जो हमारे कल्चरल सिंबल्स हैं। वो हमसे सस्ता प्रोड्यूस कर लेते हैं। हमारे जो स्मॉल प्रोड्यूसर है वो पिट रहे हैं बेचारे, है ना।
हमारी जो लार्ज इंडस्ट्री है वो भी, अब देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे अपने रॉ मटेरियल हुआ करते थे पहले, तो रॉ मटेरियल हम जो इम्पोर्ट नहीं करते थे इतना, लेकिन पिछले 15-17 साल से अब चीन से 80% हमारा रॉ मटेरियल जिसको एपीआई बोलते हैं वो चीन से आता है। तो अभी जब पैंडेमिक हुआ तो हमें परेशानी आ गई क्योंकि वो एपीआई उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तो दवा बनाना, वैक्सीन बनाना, उसमें परेशानी। आज हमें वैक्सीन की सख्त जरूरत है, लेकिन वैक्सीन के जो इनपुट है वो इम्पोर्ट होते हैं। तो यूएस ने बैन लगा दिया एक्सपोर्ट पे, और चीन जो खुद अपना इस्तेमाल कर रहा था तो इसलिए वो मिल नहीं रहा था, तो हमने वैक्सीन नहीं बनाए। तो कुल मिला के जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी थी, वो चीन से बहुत ही अलग थी। चीन ने अपना सेल्फ इंटरेस्ट को देखते हुए किया, हमने अपना सेल्फ इंटरेस्ट कहीं छोड़ दिया। हमने जो करना चाहिए था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को डेवलप करना चाहिए था, हम लोग कंज्यूमरिज्म में फंस गए, लेकिन जो हमें R&D वगैरह, जो एजुकेशन वगैरह पे ध्यान देना चाहिए था, वो सब पे हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये हमने जो नीतियां थी वो इनडिस्क्रिमिनेट ओपनिंग अप, मैं इसको कहूंगा, जहां पे कि बिना अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखे अपने सब खोलते चले गए, जबकि चीन ने ऐसा नहीं किया। यानी यहाँ पे आप सर एक बात कहना चाहेंगे कि 1991 के बाद हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते रहे, और जो सेल्फ कंस्ट्रक्शन करना चाहिए था, चाहे टेक्नोलॉजी के टर्म्स में या बाकी चीजों के टर्म्स में, वो चीज नहीं हो पाई। जी हाँ, जी हाँ, हाँ। तो हमने अपना सेल्फ इंटरेस्ट, अब देखिए ना, जैसे आरसेप है, तो आरसेप में हम ज्वाइन करने वाले थे, एक दिन पहले हमने फिर ज्वाइन नहीं किया क्योंकि हमें घबराहट थी कि चीन फिर हमारा और ज्यादा फायदा उठाएगा, है ना। पर अगर हम आरसेप से बाहर हैं तो इतने बड़े ब्लॉक के बाहर है तो उसका ट्रेड की समस्या आएगी। तो यानी कि ये आज स्थिति ऐसी क्यों आई है? स्थिति इसलिए आई है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, और टेक्नोलॉजी अगर हमारे पास होती तो हम एक्सपोर्ट करके उसका फायदा उठाते, पर टेक्नोलॉजी कमजोर है। तो अभी हम चीन को क्या भेजते हैं? ज्यादातर रॉ मटेरियल भेजते हैं, और वहां से क्या मंगाते हैं? ज्यादातर मैन्युफैक्चर्ड और इलेक्ट्रॉनिक्स और एपीआई और ये सारी चीजें जो हायर वैल्यू एडेड चीजें हैं। तो हम ऐसी स्थिति में इसलिए आए क्योंकि हमको जो करना चाहिए तो उसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। नेशनल इंटरेस्ट हमारा क्या है उसको हमने डिफाइन करके अपनी नीतियां नहीं बनाई हैं, और उसी के चलते हुए हमने इनडिस्क्रिमिनेटली जो फायदा उठा चुका, जो अमीर आदमी है, जो बड़ा बिजनेस वाला है, जो क्रोनिक कैपिटलिस्ट है, उसने फायदा उसका उठाया, और जो हमारे गरीब आदमी हैं, जो 94% हमारे असंगठित क्षेत्र हैं, उनको जो है परेशानी का दौर जो है फेस करना पड़ा। सर एक चीज में यहाँ पे, जैसे आपने कंज्यूमरिज्म का काफी डिस्कशन किया और इससे रिलेटेड चीजों का डिस्कशन किया, मैं जिस इलाके से आता हूँ वो गल्फ का एक बहुत बड़ा सेंटर है। 90s और 2000 के दौर में मैं देखता हूँ कि वो लोग जो कि दुबई से, सऊदी से, बहरीन से, उन इलाकों से आया करते थे, तो वो अपने साथ बहुत सारी टेक्नोलॉजी के सामान लेके आया करते थे, टीवी लेके आते थे, और उस वक्त वीसीआर चलता था, और इस टाइप की बहुत सारी चीजों को लेके आया करते थे। लेकिन 90s और 2000 के बाद हम देखते हैं कि लोगों ने वो चीजें इंपोर्ट करना बंद कर दी या फिर लाना बंद कर दिए, बिकॉज ऑफ द रीजन कि भारत खुद ही इतनी बड़ी मार्केट बन गई थी कि उससे बेहतर क्वालिटी के सामान यहाँ पे अवेलेबल होना शुरू हो गए। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो हमको मानना चाहिए कि मतलब जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी हुई या फिर मार्केट ओपन हुई, उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ गुड बढ़ी, और कहीं ना कहीं जो मतलब प्राइसेस ऑफ कमोडिटी थी वो भी नीचे आई, कंज्यूमर्स के पास ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी। नहीं, तो जैसे मैंने कहा कि जो मिडिल क्लास और अपर क्लासेस हैं उनके लिए तो फायदा हुआ कि बहुत सारी चीजें उपलब्ध हो गई, है ना। तो मैंने शुरू में ही कहा, तो ऐसा नहीं कि ये सब नहीं हुआ, पर सवाल ये है कि क्या वो हमारा डेवलपमेंट है, जो हमारा जो असमानता जो बढ़ी, जिससे जो 94% जो गरीब लोग हैं, है ना, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, उनका कितना फायदा हुआ? उनके हाथ में मोबाइल आ गया, है ना, सस्ता मोबाइल उपलब्ध है जो आप रख सकते हैं, लेकिन उससे उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो उनका खान पान है, जो उनका जो हेल्थ और एजुकेशन वगैरह है, उस सब पे क्या असर पड़ा? तो मेरा मानना है जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए, न कि ये कि हमें बड़ी बड़ी कारें उपलब्ध हो गए, बड़े बड़े टेलीविजन उपलब्ध हो गए, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें आ गई, यानी कि अगर आपके पास पैसा है तो आज आप मर्सिडीज बेंज खरीद सकते हैं, पर लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप खाने पीना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए 40% जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं उनमें अभी भी कुपोषण है। तो कुपोषण का मतलब है कि उनको खाना पीना सही नहीं मात्रा में मिल रहा है। हालांकि हमने कोशिश की राइट टू फूड का, राइट टू एजुकेशन का, ये सब किया, और ये तो वर्ल्ड बैंक भी मानता है कि जो नई आर्थिक नीतियां हैं, जो एक वॉशिंगटन कंसेंसस के तहत चल रहा है, उसमें बाजारीकरण है, और बाजारीकरण में जो गरीब आदमी होता है वो पिस जाता है, क्योंकि बाजार गरीब आदमी की तरफ ध्यान नहीं देता। बाजार में कोई एथिकल कंसिडरेशन नहीं है, वो ये नहीं कहता कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अगर भूखे जा रहे हैं तो कोई बुरी चीज हो रही है। तो एथिक्स और मोरालिटी इसमें बाजार में नहीं आती है। बाजार तो ये देखता है कि डॉलर वोट है,
अगर आपके पास $1 है तो 1 वोट है, मेरे पास $1,00,000 है तो मेरे पास 1,00,000 वोट है। तो ये जो बाजारीकरण है, इसके चलते हुए वर्ल्ड बैंक भी जानता है कि जो गरीब आदमी है वो और ज्यादा पिस जाएगा, तो इसीलिए सेफ्टी नेट की बात की गई है। 1987 से जब एक वो वेल नोन किताब आई जॉली और दूसरे और ऑथर्स की, तो उन्होंने कहा सेफ्टी नेट की जरूरत है। तो वर्ल्ड बैंक भी ये मानता है कि सेफ्टी नेट होना जरूरी है, क्योंकि ये जो गरीबी की समस्या है वो ये नई आर्थिक नीतियों से हल नहीं होती है। तो जैसे मैंने कई बार कहा है कि जो गरीबी है उसकी परिभाषा जो होती है वो स्पेस और टाइम स्पेसिफिक होती है। मतलब आप जैसे कि लद्दाख में अगर रह रहे हैं, तो लद्दाख में अगर आपके पास अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, अच्छी लकड़ी नहीं होगी गर्मी के लिए, तो आप एक जाड़े में खत्म हो जाएंगे। तो वो तो मिडिल क्लास एग्जिस्टेंस है प्लेन्स में। लेकिन तमिलनाडु में अगर आप हैं तो वहां पे आप छप्पर के नीचे भी रह सकते हैं, केला खा के और एक वेष्टी पहन के। तो जो गरीबी की परिभाषा तमिलनाडु में होगी और जो लद्दाख में होगी और जो नॉर्थ इंडिया में होगी वो अलग होगी, जो अमेरिका की होगी और जो इंडिया की होगी वो अलग होगी। और जो आज से 50 साल पहले थी, जैसे 1962-63 में जब गरीबी की परिभाषा हुई, और जो आज होगी, आज तो जो सोशल मिनिमम नेसेसरी है उसमें मोबाइल फोन भी जरूरी है, उसमें बच्चे की अच्छी एजुकेशन भी जरूरी है, उसमें स्वास्थ्य का भी खर्चा जरूरी है। जबकि 1962 में कहा गया था कि हम एजुकेशन और हेल्थ को इसमें गरीबी की रेखा में नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो स्टेट की तरफ से मिलेगा। स्टेट की तरफ से मिला नहीं, है ना। तो गरीबी की परिभाषा बदलती रहती है। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि गरीबी खत्म हो गई है। अभी भी जैसे मैंने कहा कि जो दिल्ली का जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है जो दिखाता है कि 90% लोग जो 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं परिवार के तौर पे, तो वो लोग भी गरीब ही हैं एक तरह से। तो उनके पास कोई ज्यादा सेविंग नहीं है, उनके पास कोई ज्यादा लीवे नहीं है कि अगर कोई एक बीमारी आ जाए या कोई परेशानी आ जाए तो उससे वो बच के निकल जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये नई आर्थिक नीति, अभी आपने देखा महाराष्ट्र में पिछले दिनों किस तरह की भयंकर परेशानी आई, इतनी ज्यादा बारिश हो गई, फिर जर्मनी में हो गई, चीन में हो गई, और कनाडा में जहाँ पे कि इतना ठंडा देश है वहां पे 50 डिग्री का टेम्परेचर हो गया। मतलब कि इतनी एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना हो रहे हैं, इस सब कंज्यूमरिज्म की वजह से है। और इसका असर, जो एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना है, इसका असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी के ऊपर पड़ता है। अमीर आदमी तो फिर भी बच के निकल जाता है, पर गरीब आदमी जिसके पास की वैसे ही रिसोर्सेज नहीं है, उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमें जो डेवलपमेंट की पॉलिसी अपनानी चाहिए थी, वो होना चाहिए था डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो। अभी हम सारा डेवलपमेंट फ्रॉम अबव कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसमें से कुछ रिस्क के नीचे चला जाएगा, कि वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा। ये जो ट्रिकल डाउन की नीति है, ये तो 1947 के बाद कामयाब नहीं हुई, और 1991 के बाद तो ये और ज्यादा, क्योंकि जो असमानता और बढ़ी तो ये फिर और ट्रिकल डाउन पे और ज्यादा निर्धारित है। पर ट्रिकल डाउन उतना हो नहीं रहा। और इसीलिए देखिए कि अगर जैसे अभी जो डेटा आया था तो दिखा रहा है कि 1% लोगों के पास करीब 50% की जो दौलत है, संपत्ति, और जो निचला तबका 60% है उसके पास महज 4-4.5% की संपत्ति है। यानी कि असमानता बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है, और इसका असर फिर हमारी अर्थव्यवस्था पड़ता है कि अर्थव्यवस्था मंदी में आ जाती है। तो आपने देखा कि पैंडेमिक के पहले ही हमारी तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि डिमांड अर्थव्यवस्था में कम होती चली जा रही है। जैसे जैसे असमानता बढ़ती है, डिमांड कम हो जाती है, फिर रेट ऑफ ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो नई आर्थिक नीतियों के चलते हुए ये सारी समस्याएं आ गई हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, और इनकी तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल मेरा ये है कि अगर लिबरलाइजेशन पॉलिसी भारत में नहीं आई होती तो इंडिया की इकोनॉमी इस वक्त कैसी होती? एक तरह से सही नहीं है, क्योंकि उस समय हमारा क्राइसिस क्यों आया? क्राइसिस इसलिए आया क्योंकि 79-80 में ऑयल क्राइसिस था, तो हमारा जो इन्फ्लेशन बहुत तेज हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस हो गया। तो हम IMF के पास गए एडजस्टमेंट लेने के लिए, तो IMF ने कहा कि आपको अर्थव्यवस्था को खोल देना पड़ेगा, कंज्यूमर गुड्स को लाना पड़ेगा। तो मारुति आ गया, कलर टेलीविजन आ गया, सारी वॉशिंग मशीन और ये स्कूटर और 2 व्हीलर ये सब आ गए। तो उसके चलते हुए हमारा जो फॉरेन डेट है वो $10 बिलियन से बढ़ के $93 बिलियन पहुंच गया 10 साल के अंदर। अब जब दूसरा ऑयल क्राइसिस आया 1989-90 में, तो उसके चलते हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट जबरदस्त जो है हमारा परेशानी में आ गया। तो ये जो है वर्ल्ड बैंक ने हमें जानबूझ के एक तरह से फंसा दिया इसमें, कि जब हमारा जो डेट क्राइसिस इतना बढ़ जाएगा तो फिर हमें अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ेगा। तो एक तरह से कहा जाए तो हमें ये सारा जो एक सुनियोजित नीति के तहत हुआ। वर्ल्ड बैंक ने 7 रिपोर्ट तैयार की थी कि हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना चाहिए। उसमें से एक था कि हमें करेंसी को डिवैल्यू करना चाहिए 22%। तो जब मनमोहन सिंह जी
आए तो उन्होंने सबसे पहले काम यही किया कि करेंसी को डिवैल्यू किया 2 राउंड में 22%, और बाकी जो सारा जो उन्होंने कहा था कि आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर खोल देना पड़ेगा, MRTP हटाना पड़ेगा, स्मॉल स्केल रिजर्वेशन को वैल्यूट करना पड़ेगा, फेरा को करना पड़ेगा, या आपका टेलीकॉम सेक्टर कैसे होगा, फाइनेंशियल सेक्टर कैसे होगा, हमने वो सारा का सारा इम्प्लीमेंट किया। तो ये जो हमारी नीतियां आई ये एक तरह से डिक्टेट थी। अगर वो डिक्टेट हम नहीं मानते तो हमें एडजस्टमेंट नहीं देते, हमारा क्राइसिस और चलता रहता। तो ये जो हमारा पॉलिसी पैराडाइम था वही गलत था जो 1980s का, जिसमें हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बेतहाशा खोलना शुरू कर दिया, कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तो मिडिल क्लास तो खुश हुआ, लेकिन अर्थव्यवस्था तो जब पटरी पे से रह गई। और 1990s में फिर और ज्यादा वो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया, और ज्यादा फिर जो हमारा अर्थव्यवस्था में जो कंज्यूमर गुड्स वगैरह का हुआ, पर हमने जो करना चाहिए था टेक्नोलॉजी वगैरह का वो तो किया नहीं। तो इसलिए ये कहना कि अगर वो नई आर्थिक नीतियां नहीं आती तो क्या होता, ये सवाल अपने आप में सही नहीं है। अगर हमने सन 80 के दशक से ही या उससे पहले से ही हमारी पॉलिसी डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो होती तो हमारी ये समस्या नहीं आती, और जब वो समस्या नहीं आती तो हमारा डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो चलता रहता, हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक चलती रहती। तो 90s में भी ठीक चलती, 2000 में भी ठीक चलती। अभी तो ना 1980s में ठीक चली, 1990s की नीति के चलते हुए उसके बाद भी ठीक नहीं चल रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें वापस 1980s की नीतियों पे जाना है, लेकिन 1980s की नीतियां क्यों फेल कर रही थी? क्योंकि हमारे जब प्राइवेट सेक्टर का दबाव बहुत ज्यादा था, पब्लिक सेक्टर को फेल कराया जा रहा था, काले धन की अर्थव्यवस्था बेतहाशा बढ़ रही थी, जिसके चलते हुए हमारी पॉलिसीज फेल कर रही थी। ये सारा हमारे पॉलिटिकल इकोनॉमी में है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थी उसने ये क्राइसिस पैदा किया, और वो क्राइसिस पॉलिटिकल इकोनॉमी का अभी तक चल रहा है। अब मतलब जो नया न्यू नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये जो आज की नीतियां हैं उसके चलते हुए हम न्यू नॉर्मल से भी नहीं डील कर पाएंगे। फिर हमारे पास यही सवाल आएगा कि अगर ये नहीं करते तो क्या होता। अरे पहले ही से अगर हम सोच के सही ढंग से अपने जो देश के हित में नीतियां चलाते, गरीब आदमी के हित में नीतियां चलाते, तो ऐसी समस्या ही नहीं आती। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सवाल ही अपने आप में सही नहीं है कि अगर नई आर्थिक नीति आती होती तो क्या होता आज। वो तो नई आर्थिक नीतियां नहीं आती तो हम और भी पिटते, वो तो बात है। लेकिन नई आर्थिक नीतियों की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमने पहले से ही गलत नीतियां अपनाई, और जो हमारा पॉलिटिकल इकोनॉमी था, क्रोनी कैपिटलिज्म, ये सब उसमें परेशानी के दौर में हम आए। हेल्दी डिस्कशन। प्रोफेसर अरुण कुमार ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज को उठाया, और काफी एक कुछ ऐसी चीजें जो कि हिडन थी, समझने वाली थी, जरूरी थी कि 1991 में कैसे हालात बने। और इनफैक्ट हालात वो पहले से बन रहे थे, जैसा प्रोफेसर ने बताया 10 साल पहले से कुछ इस तरीके के हालात थे, कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से 1991 में इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा। मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है कि आने वाला वीक जो है वो एक लिबरलाइजेशन वीक रहेगा। आने वाले बहुत सारे सेशन, बहुत सारे इश्यूज को हम टेकअप करने वाले हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स को लेने वाले हैं विच आर रिलेटेड विद द इंडियन इकोनॉमी। सो आज के लिए बस इतना ही। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। थैंक यू।